Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. कल हमने जो आपको डिस्कशन किया था उसमें आपको ध्यान में होगा कि एक बात हमने आपको बताई थी कि जो 6 पैरामीटर हैं अल्फा बीटा गामा और ये 6 ऐसे पैरामीटर हैं जिसके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो जो क्लासिफिकेशन होता है वो 14 डिवाइस ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम लोग बात करते हैं। उसका मैं एक छोटा सा वीडियो आपको पहले दिखा दूं। डिवाइस लेटेस्ट का पहले देख लीजिए, फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। इसको एक एक करके ध्यान से देख लीजिएगा। सिंपल क्यूबिक में ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री पे होगा। सर इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिख नहीं रहा आपको? नो सर। क्या स्क्रीन आ रही है आपके सामने? सर एकदम ब्लैक हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। ब्लैक हो रहा है और किसी स्क्रीन दिखी मेरी आपको? यस सर। ये जो है ना, ये जो 6 पैरामीटर्स हैं उसके आधार पे यस सर जो क्लासिफिकेशन है उसको दिखाने के लिए है ये। जैसे पहला आप देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक, इसमें ए बी सी तीनों इक्वल हैं और अल्फा बीटा गामा सब 90 है। आप देख रहे होंगे कि इसमें क्यूब है और क्यूब के जितने भी कॉर्नर्स हैं सब पे एक एक एटम है। इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसी में स्लाइड नहीं आ रही सर। इसी में अगर मान लीजिए कि अगर एक बॉडी में भी अगर अगर एटम आ जाए, 8 किनारे हैं और एक बॉडी में भी आ जाए तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बन जाएगा। वीडियो है, वीडियो देख रहे हैं ना आप? वीडियो नहीं दिख रहा सर। ये वीडियो नहीं दिख पा रहा? नहीं दिख रहा है सर दिख रही है। अरे कैसे कुछ दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है अभी। हाँ, ठीक से। अब देखो ये जो मैंने बताया था कि जो है ऑगस्ट ब्रेवाइस जो है उन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन किया था, उसी आधार पे दिखाया जा रहा है। एक क्यूब है जिसके हर कोने पर एक एक एटम है। क्यूब का मतलब कि जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे ए बी सी, और जिसके तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा 90 हो जाएंगे, तो वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा जो भी स्ट्रक्चर हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस, each corner will have one atom। दूसरा जो हो जाएगा क्यूब ही है जैसा पहले वाला था, फर्क ये हो गया कि इसके बॉडी के ठीक बीचों बीच में भी एक एटम आ गया। तो एक एटम बॉडी के सेंटर्ड में है, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या इसको BCC कहते हैं। दिस विल बी कॉल्ड BCC स्ट्रक्चर। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वही क्यूब है जो पहले क्यूब था, ए बी सी इक्वल, अल्फा बीटा गामा भी 90 के इक्वल। फर्क क्या है कि इसमें हर साइड के भी ऊपर, हर साइड पे 6 साइड हैं तो हर साइड, इसको बोलेंगे हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूब मतलब हर फेस के सेंटर पे भी जो है एक एटम है, या FCC क्यूब बोलेंगे इसको, FCC लैटिस। अब ये देखिए थोड़ा सा परिवर्तन है क्यूब में। परिवर्तन क्या है कि ए और बी, हाँ सर ग्रे स्क्रीन ये वीडियो के सामने दिख नहीं रहा है। क्या किसी को नहीं दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? यस सर दिख नहीं रहा। आप सर नहीं किसी को दिख रहा है। दिख रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा है? यस सर। सर सर इस समय कोई बैंडविड्थ कितना इशू तो रहता नहीं, इस समय तो बैंडविड्थ दिख रहा है। ठीक है। ये देखिए सिंपल टेट्रागोनल में परिवर्तन क्या है कि क्यूब है लेकिन क्यूब में एक साइड थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कि ए और बी लंबाई थोड़ा ही बराबर है बट उसकी जो हाइट है वो थोड़ी डिफरेंट कर दी गई है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, चौथा कैटेगरी है। इसी में फिर बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल है, मतलब कि टेट्रागोनल जो पहले था उसके बॉडी के बीच में भी एक एटम आ गया, ये बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल हो जाएगा। इसी तरीके से यही स्ट्रक्चर अगर रहे और
के बीच में आ जाएगा। एक देखिए अगला स्ट्रक्चर है सिंपल ऑर्थोरोम्बिक का। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कि तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि किस पैरामीटर के बदलने से किस प्रकार का स्ट्रक्चर बदलता है। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। तो ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 के बराबर होगा। ये सिंपल ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसी तरह से बेस ऑर्थोरोम्बिक है। में भी देखिए बेस, जो बेस देख रहे हैं जिस तरफ को रहेगा उस बेस के ऊपर भी एक एटम होगा। ये बेस ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। बेस ऑर्थोरोम्बिक, जो बेस नहीं होगा उधर एटम नहीं होगा, लेकिन जिधर बेस होगा उधर की तरफ एक एटम रहेगा। बाकी वो ऑर्थोरोम्बिक है, मतलब कि तीनों साइड इक्वल नहीं है और सभी एंगल्स 90 के हैं। उसी प्रकार से ये बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है। ऑर्थोरोम्बिक है, आप देख रहे होंगे ए बी सी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 है और ठीक बीचों बीच में बॉडी के भीतर भी एक एटम है या एक लैटिस पॉइंट भी आप कह सकते हैं, लैटिस पॉइंट है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ये वैसा ही है जैसा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक था। सिमिलर फैशन में बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक है। और ये जो है ऑर्थोरोम्बिक में ही फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक है। फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक रहेगा, 6 फेसेज हैं तो हर फेस के ऊपर एक एक एटम है। इट इज एफसीसी, है ना। तो एफसीसी जो होता था फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये क्यूबिक की जगह पे ऑर्थोरोम्बिक हो गया। क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक में फर्क कितना है, क्यूबिक में तीनों साइड्स इक्वल होंगे और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे। अब आते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। अगला स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल ट्राइगोनल, जिसको रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें ए बी सी सब बराबर होंगे, क्यूब का स्ट्रक्चर का होता है ये। लेकिन दो एंगल तो 90 होगा, तीसरा एंगल 90 नहीं होगा। यूं समझिए कि आपने क्यूब को रखा है टेबल के ऊपर और उसको नीचे फिक्स करते हुए बेस को थोड़ा सा ऊपर से धक्का लगा दिया है, तो वो क्या हो गया है, वो तिरछा हो गया है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सिंपल ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये भी है, जिसमें क्यूब होता है ए बी सी, अल्फा बीटा 90 होता है और गामा जो होता है थर्ड एंगल वो 90 नहीं होगा लेकिन 120 से छोटा होगा। अगला स्ट्रक्चर सिंपल मोनोक्लिनिक का है। इसमें देखिए जैसा कि आपने देखा था कि ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है इसमें, और अल्फा और गामा ये दोनों इसमें 90 हैं लेकिन बीटा 90 नहीं। पिछले वाले में क्या था कि उसमें गामा 90 नहीं था, इसमें बीटा 90 नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो सिंपल मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसका क्लासिफिकेशन आप एक टेबल बना के लिख सकते हैं अपने कॉपी कि किसमें क्या होगा, ताकि अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यूज में तो आप इसको आराम से बता सकें तो किस स्ट्रक्चर में कौन से पैरामीटर की क्या वैल्यू हो सकती है। अगला स्ट्रक्चर बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक का है। एज यूजुअल मोनोक्लिनिक है बट ये बेस सेंटर्ड है। बेस रिमेंबर ये बॉडी सेंटर्ड नहीं है, ये बेस सेंटर्ड है। हर जो भी इसका बेस होगा उस बेस में एक एटम होगा, साइड वाले पे नहीं होगा, केवल बेस पे होगा। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। अल्फा बीटा, अल्फा और गामा 90, बीटा 90 नहीं होगा और ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। ये बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर की ये पैरामीटर्स की वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा कि एक टेबल बनाइए, उस टेबल में इनको लिख लीजिए, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ऐसे ही अगला स्ट्रक्चर है सिंपल हेक्सागोनल का। सिंपल हेक्सागोनल कैसे होगा, तो ए बी और सी इसमें इक्वल नहीं होंगे लेकिन ए और बी इसमें इक्वल होंगे। मतलब कि दो साइड इक्वल है लेकिन वो दोनों सी के बराबर नहीं है। और अल्फा बीटा 90 है और गामा 120 डिग्री का है।
तो जरा कल्पना भी करते रहिए जब आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसीलिए विजुलाइज भी मैं करवा रहा हूँ साथ साथ, कि थोड़ा सा दिमाग आपका विजुलाइज कर पाए इस चीज को कि अल्फा बीटा 90 है। और सबसे बेहतर तरीका क्या है समझने का, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें आप ए बी सी तीनों साइड को ले लीजिए, और जो लाइन है उसको आप उसकी एक्स वाई जेड से जो एंगल है उसको अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आखिरी स्ट्रक्चर जो है सिंपल क्लिनिक ट्राई क्लिनिक का है। सिंपल ट्राई क्लिनिक जैसा नाम से भी क्लियर है, ट्राई क्लिनिक है। कोई साइड इक्वल नहीं और कोई भी इसमें एंगल इक्वल नहीं, मतलब 90 के इक्वल नहीं। तो ना तो ए बी सी एक दूसरे के बराबर है और ना ही अल्फा बीटा गामा जो क्यूबिक में था इक्वल, ना वो इक्वल है। तो ये सब मिला के सिंपल क्लिनिक ट्राई क्लिनिक स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ये जो आपको टोटल 14 आपको ग्रुप्स दिखे, ये एक मेजर क्लासिफिकेशन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, जिसमें से कि जो पहले आपने 3 देखे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम उसके बारे में एक एक करके थोड़ा स्टडी करते हैं, बॉडी सेंटर्ड से लेकर और सिंपल क्यूबिक तक। ये स्ट्रक्चर सबने देख लिया ना? किसी को इसमें से कुछ पूछना हो बताइए, इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन हो? जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आप जिस कमरे में भी बैठ के स्टडी कर रहे हो, उस कमरे में एक कॉर्नर को आप ओरिजिन कंसीडर कर लीजिए, और वहां से तीनों जो दीवार उनको आप एक्स वाई जेड एक्सिस दे लीजिए, और इसी में कोई आप पॉइंट लीजिए जिसको कि आपने ओरिजिन से मिला दिया, और उसका जो एक्स एंगल है वो अल्फा हो जाएगा, वाई से एंगल बीटा हो जाएगा और जेड से एंगल गामा हो जाएगा। ये तीनों एंगल हो जाएंगे। अब इन तीनों एंगल को अल्फा बीटा गामा लेते हुए, साइड्स को ए बी सी लेते हुए, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स आपने 14 पढ़े हैं जो ब्रेवाइज लैटिस के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए, टेबल बना लीजिए, इससे आपको याद करने में और समझने में आसानी हो जाएगी। ये बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, मैं कुछ इसमें आपको और भी आज चीजें नहीं ऐड करने वाला हूँ। ये क्रिस्टल लैटिस के बारे में कल हम लोगों ने देखा था कि लैटिस स्ट्रक्चर जो है एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, और ये आप देख रहे होंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की लैटिस देख रहे हैं आप। जहां स्क्रीन आपको ना दिखे आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि पता चला कि मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहेगा कि आप देख रहे हैं और आपको दिखेगा भी। तो 1, 2 और 3 डायमेंशन की लैटिस है। एक्चुअल लैटिस 3 डायमेंशन की होगी, जो सबसे राइट साइड में दिखाई जा रही है। सिंप्लीफाई करते हैं 2 डायमेंशन में, और ऊपर का जो सबसे नंबर 1 है वो 1 डायमेंशन का है। हम आमतौर पे पढ़ाई करते समय 1 डायमेंशन की लैटिस की स्टडी करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे 2 डायमेंशन पे, और फिर उसको एक्सटेंड करेंगे 3 डायमेंशन पे। ये हमारा तरीका होगा काम करने का। कल मैंने बेसिस के बारे में आपको बताया था, देख रहे होंगे। पहले इमेज में आपको एक बेसिस है, दूसरे में 2 बेसिस है और तीसरे में 4 बेसिस है। ये बेसिस है। लैटिस और बेसिस जब मिलते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रिस्टल का, ये इसमें दिखाया गया है। अलग अलग प्रकार के देखिए बेसिस इसमें जोड़ के, एक बेसिस, 2 बेसिस और ये अलग प्रकार का बेसिस दिखा के ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ये दिखाया गया है। ये सब बातें कल उन्होंने ब्रेवाइज लैटिस, नॉन ब्रेवाइज लैटिस की स्टडी करी थी, और बताया था आपको कि जिसमें सब एक ही प्रकार के एटम होंगे वो ब्रेवाइज लैटिस कहलाएगा, बाकी नॉन ब्रेवाइज लैटिस कहलाएंगे। और 1 डायमेंशन ब्रेवाइज लैटिस, 2 डायमेंशन ब्रेवाइज लैटिस का यहाँ पे एक अलग से एग्जांपल दिया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे नॉन ब्रेवाइज लैटिस का है। आप देखिए इसमें एक हेक्सागन स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें कि एक ब्लू कलर का डॉट जो है वो आपको दिख रहा है, एक रेड कलर का डॉट दिख रहा है। लेकिन जो तीसरा रेड कलर का डॉट दिख रहा है ये लैटिस के कॉर्नर पे नहीं है, लैटिस पॉइंट के ऊपर नहीं है। तो क्या कहेंगे कि द लैटिस लुक्स डिफरेंट व्हेन व्यूड फ्रॉम एनी लैटिस पॉइंट, ठीक है ना? तो ये नॉन ब्रेवाइज लैटिस जो है वो एक जैसी नहीं दिखेगी, ये नॉन ब्रेवाइज लैटिस का एग्जांपल होता है। ट्रांसलेशनल वेक्टर के बारे में आपको कल मैंने बताया था, n1a + n2b + n3c, इस प्रकार से ट्रांसलेशनल वेक्टर को लिखा जाता है। और जब किसी पॉइंट को ट्रांसलेट किया जाए तो वो जिस पॉइंट पर भी पहुंचे वहां पर एक लैटिस पॉइंट मिलना चाहिए, ये ट्रांसलेशन वेक्टर की विशेषता होती है।
लेटिस पैरामीटर्स ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 1D 2D और 3D में स्ट्रक्चर दिया गया है, तो एक्चुअल जो भी लैटिस देखिए होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, सब एक्चुअल लैटिस जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल लैटिस होते हैं। हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 डायमेंशन में ले आते हैं और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 1 डायमेंशन। आप यहाँ देख रहे होंगे 1 डायमेंशन की स्ट्रक्चर में ये देखिए ये 2 कलर के इसमें हम लोगों ने बॉल्स लिए हुए हैं और ये दोनों बॉल्स जो है ये अल्टरनेट तरीके से लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें रेगुलरिटी है, इसमें पीरियोडिसिटी है और इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे हुई कि आप यहाँ पर कोई अगर लाइन खींच दीजिए तो देखिए इसके इधर जिस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वैसा स्ट्रक्चर आपको इस तरह का दिखेगा। तो ये कुल मिला के जो स्ट्रक्चर है ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो रेगुलर पीरियोडिक सिमेट्रिक होने की वजह से ये होल स्ट्रक्चर हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। ये दिस इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यही हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो क्योंकि 3 डायमेंशन की स्टडी डिफिकल्ट है तो हम इसलिए इसमें 1 डायमेंशन की स्टडी इसमें करेंगे। अब अभी जो हमने आपको 3 बातें बताई कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल जो हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसी को जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपको कि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर के 3 भाग हमने किए थे। एक भाग हमने किया था सिंपल क्यूबिक किया था, दूसरा हमने किया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक किया था और तीसरा किया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक। के 3 हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या हुआ भाई, एक जो है क्यूब हमने लिया, एक क्यूब बना लीजिए और जो हमारा ये क्यूब है इस क्यूब के हर कॉर्नर पे एक एक एटम होगा। दैट मीन्स कि लाइक दिस। भाई ये जो को होस्ट हैं वो जरा ये जो लोग आ रहे हैं उनको एडमिट करते चले। को होस्ट जो है उसको एडमिट करें क्योंकि जो है बार बार मेरे स्क्रीन पे आ जाता है ये। देखिए ये यहाँ पे जो है एक देखिए एक यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया एटम, ये एटम आ गया, ये एटम आ गया, ये आ गया, यहाँ एटम आ गया, ये एटम आ गया और ये एटम आ गया। तो ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके कि सभी कॉर्नर पे एक एटम है। अब एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हमने साइज तो बड़ा बनाया है यहाँ पे बॉन्ड का, लेकिन उस पे एटम छोटे छोटे रखे हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं वो भी समझने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे कि इसमें इस स्ट्रक्चर में 2 चीजें लगाई गई हैं। एक तो हमने जो है इसमें स्टिक्स लगाए हैं, मतलब 2 पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे स्टिक लगाया है, तो इसको हम बोलते हैं स्टिक, है ना, स्टिक लगाया है। और जहां जहां एटम्स हैं उनको दिखाने के लिए हमने बॉल्स का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको बॉल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये बोलते हैं बॉल एंड स्टिक अरेंज, है ना, मॉडल। ये मॉडल है इस स्ट्रक्चर का कि बॉल एंड स्टिक मॉडल इसको यूज किया गया है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो ये बॉल्स हैं, ये बॉल्स का साइज इतना ही नहीं होता है। बॉल्स का साइज कितना लेते हैं तो वो भी एक हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ बना के देख सकते हैं। देखिए बॉल्स का साइज इतना होना चाहिए कि जो इधर का बॉल है दिस वन यहाँ पर और जो यहाँ का बॉल है ये दोनों एक दूसरे को टच करने चाहिए, लाइक दिस, ऐसे टच करते हुए। इसी प्रकार जो यहाँ का बॉल होगा वो भी इसको टच करेगा और यहाँ का बॉल इसको टच करेगा। अब देख रहे होंगे सारे बॉल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है कि आप नीचे जमीन पर 4 फुट बॉल को ऐसे रख दीजिए, 4 फुट बॉल को रख दीजिए और इनके ऊपर फिर क्या कीजिए, ये फिर 4 फुट बॉल फिर रख दीजिए। ऐसे ही 4 स्ट्रक्चर को बना के इसके ऊपर फिर रख दीजिए। जो कुछ भी बनेगा वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अगर ठीक बीचों बीच में अगर यहाँ पे एक और भी एटम आ जाता है, जो दोनों डायगोनल्स को मिलाने वाली लाइन है, आप यूं कह सकते हैं कि जो इनको मिलाने वाली लाइन है, इस डायगोनल को मिलाने वाली लाइन और इस डायगोनल को मिलाने वाली लाइन, इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर यहाँ पर अगर हम एक अगर पॉइंट रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। और अगर मैं इसको साफ कर लूँ फिर बताऊँ आपको, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इनको समझ में आना जरूरी है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। ये हो गया।
दिस वन। अब अगर इसमें देखिए तो एक क्यूब में 6 फेसेज होते हैं ना, एक नीचे, एक ऊपर, एक साइड में 2 और एक फ्रंट में और एक बैक में, 6 फेसेज हैं। अगर हर फेस के ऊपर भी अगर हम एक एटम मान लें, यहाँ पर एक एटम हर यहाँ पे फेस पे मान लिया जाए, इस फेस पे एक एटम मान लिया जाए, एक इस पे मान लिया जाए, एक यहाँ पे मान लिया जाए, एक यहाँ पर मान लिया जाए, एक यहाँ पीछे की तरफ मान लिया जाए और एक फ्रंट में मान लिया जाए, तो कुल 6 एटम हो जाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे फेस, हाँ फेस सेंटर्ड है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, क्योंकि क्यूब तो है ही है और इस क्यूब में इसके हर फेस के सेंटर में भी एक एक एटम है, जैसा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा ये। तो ये क्लास में तो ये एफसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज एफसीसी स्ट्रक्चर। ऐसे जो बॉडी के बीचों बीच में था वो बीसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगा, और जो सबसे सिंपल तरीका सा है सबसे कोने कोने में वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये 3 स्ट्रक्चर हमारे पास। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में हमको समझना ये है कि मैं बता तो चुका हूँ, टाइम भी इसमें लग रहा है, बट मैं कुछ पूछूंगा, अगर आपको आता होगा तो बताते चलिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है ना। अपना म्यूट रखिएगा, जो पूछेंगे जिसको बताना होगा वो पूछ लेगा इसमें। चलिए, सबसे पहले हमको पूछना आपसे ये है कि यहाँ पर अपने को बताना है कि मैं लिख देता हूँ सिंपल क्यूबिक, और यहाँ पे लिख देते हैं बीसीसी और यहाँ लिख देते हैं एफसीसी। आपको बताना यह है कि नंबर ऑफ एटम्स है ना, एक ये जो आपको क्यूब दिख रहा है इसके भीतर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 8 सर। 8 सर। अच्छी तरह से याद है आपको। और बीसीसी में कितना हो जाएगा सर? 9 सर। एक 8 किनारे वाले और एक 20 वाला 9 हो जाएगा। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 14 सर। एक मतलब 8 किनारे के और 6 फेस वाले मिला के 14 हो जाएगा। ठीक, गुड, बहुत अच्छा। अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि इसमें नंबर, ये जो है इसको हम एक सेल बोलेंगे ना, यूनिट सेल बोलेंगे इसको। तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि नंबर ऑफ एटम्स, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ये पर यूनिट सेल कितना होगा? सिंपल क्यूबिक में 1 सर। 1, गुड। और बीसीसी में 2 ठीक है, क्लियर। और एफसीसी में 4 गुड। तो सब तो तुमको पता है, क्यों फिर पढ़ रहे दोबारा जबरदस्ती इसको? आगे पढ़ाते फिर क्लास की देना सर। चलो नहीं ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो समझ ले, क्योंकि जो है यहाँ पर जो एक एटम होगा यहाँ का एक किनारे, ये जो एक एटम होगा यहाँ पर, ये यहाँ पे बगल में एक सेल होगा, उसमें इधर का एक सेल होगा उसमें, और कुल मिला के इस जगह पे 8 कॉर्नर मिलते हैं। तो एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल्स के भीतर रहता है, इसलिए इसका 1/8 पार्ट ही एक सेल के भीतर रहता है, और इसलिए यहाँ पे टोटल इसका पार्ट एक एटम का 1/8 होता है। तो 8 एटम होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि लाइक दिस 1/8 into 8 इक्वल टू 1। ये सब आपको पढ़ाया है ना, तो ये इसका हो गया। अब इसी तरीके से हाँ सर, यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल में डिफरेंस बता दीजिए। आगे बताते हैं, चलो अभी ये भी बता दे रहे हैं। ये तो वही स्ट्रक्चर है, देखिए यूनिट सेल पहले क्या होता है समझिए इस चीज को। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आपका मान लीजिए दिया हुआ है,
लाइक दिस, एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। ये वन डायमेंशन एक लैटिस का स्ट्रक्चर है, लाइक दिस, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में ये वन डायमेंशन की लैटिस है, तो कोई भी एक इसमें ऐसी यूनिट अगर ली जाए जिस यूनिट को अगर हम बार बार रिपीट करें तो पूरी स्ट्रक्चर बन जाए, उसको यूनिट सेल बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग यूनिट सेल, ठीक है ना। यूनिट सेल का मतलब एक ऐसा सेल है जो यूनिट है, उसको बार बार रिपीट करने से वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें यहां से यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बीच का, अगर इस पूरे को बार बार रिपीट किया जाए, इसको आप रोटेट करते चलो 180 180, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो एरिया होगा इसको हम लोग बोलेंगे, ये लेंथ जो होगी इसको बोलेंगे यूनिट सेल। अब केवल यही नहीं, तो देखो अगर ये एरिया हम ले लें यहां से यहां तक का, अगर इसकी लंबाई मान लो a है तो ये पूरी लंबाई 2a हो जाएगी। तो अगर 2a लंबाई का हम एक सेल ले लें, उसको रिपीट करते जाएं तो उससे भी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम ये 3a लंबाई का ले लेते हैं, यहां से यहां तक पूरा ले लेते, और इस पूरे स्ट्रक्चर को रिपीट करते, बार बार ऐसे हम रिपीट करते, तो भी पूरा स्ट्रक्चर बन जाता। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि एक a लंबाई का एरिया है, a लंबाई का रीजन है जिसको रिपीट करने से बन सकता है स्ट्रक्चर। 2a लंबाई का भी हो सकता है और 3a लंबाई का भी हो सकता है, 4a लंबाई का भी हो सकता है। आप बताइए ऐसे कुल कितने लंबाइयां हो सकती हैं जिनको रिपीट करने पर पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है? आंसर क्या होगा इसका? n। n क्यों? why n? n कोई नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट? हाँ, इनफाइनाइट सर होगा। एक्चुअली ये इनफाइनाइट होगा, है ना। यस सर। फाइनाइट ये होगा इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहां से यहां तक? इनफाइनाइट है। तो जब नंबर ऑफ एटम्स इनफाइनाइट हैं, कहते हैं ना कि जो लैटिस है वो इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स होती है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स, इनफाइनाइट उसमें पॉइंट्स हैं। तो केवल a लंबाई का ही करने पर नहीं वो रिपीट होगी, 2a करने पर भी हो सकता है, 3, मतलब आप यूं समझो जैसे घर बनाते हो, घर में जो ईंटें लगाते हो, आवश्यक नहीं कि वो 4/9 इंच का ही हो, वो 2/5 इंच का होगा तो भी घर बनेगा, 1/2 इंच का होगा तो भी बनेगा, या 4/5 फीट का होगा तो भी बनेगा। तो अगर पूछा जाए कि ईंटे की साइज क्या क्या हो सकती है तो आप क्या बोलोगे? इट शुड बी इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइज ऑफ bricks can be used to build a house. Similarly, यहाँ पर different length of जो length है उसको हम यूज कर सकते हैं यूनिट सेल के लिए, ठीक है ना। बट अगर हम बहुत सारे यूनिट सेल्स ले सकते हैं तो इसमें कोई ना कोई तो यूनिट सेल ऐसा होगा जिसका की लेंथ क्या होगा? जिसका लेंथ स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है ना। उसका जो लेंथ होगा स्मॉलेस्ट होगा, लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। अगर मैं पूछूं कि भाई ये बहुत सारे देखो इसमें लेंथ दिए हुए हैं 2a 3a 4a a और 100a 1000a कुछ भी दिया हुआ है, तो बताओ सबसे छोटा लेंथ क्या हो सकता है? क्या आंसर है आपका? सबसे छोटा लेंथ ए हो। ये सर बिल्कुल, सबसे छोटा लेंथ ए हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट सेल ऐसा हो सकता है जिसकी लंबाई ए हो, एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2a हो 3a हो 4a हो 1000a हो लाख ए हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो सबसे छोटे लेंथ का जो यूनिट सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, प्रिमिटिव का अर्थ क्या हुआ? दो प्रकार के यूनिट सेल्स होंगे। यूनिट सेल्स दो तरह के होंगे, एक कहलाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक कहलाएगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है
इसको आप अपने ध्यान रखिएगा हमेशा। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिक, बेसिक है ना। ये पी जो है ना यहाँ पे, ये बेसिक के लिए है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया, जो नॉन बेसिक होगा। अब बेसिक क्या चीज है, बेसिक वो चीज है जो सबसे छोटी हो, जो अगर लेंथ की बात करोगे तो स्मॉलेस्ट लेंथ की बात की जाएगी। अगर 2 डायमेंशन की बात करोगे तो स्मॉलेस्ट एरिया की बात की जाएगी। अगर 3 डायमेंशन की बात करोगे तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम की बात की जाएगी, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉलेस्ट लेंथ, एरिया और वॉल्यूम की चीजें होंगी वो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होंगी। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन वी हैव इन अ लैटिस स्ट्रक्चर। सर 1। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक लैटिस के भीतर, एक क्रिस्टल के भीतर कितने प्रकार की कितने यूनिट सेल्स बनाए जा सकते हैं। इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट, द आंसर इज इनफाइनाइट। मतलब कि हम जितने मर्जी उतने प्रकार के हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा ये है कि एक लैटिस के भीतर या एक क्रिस्टल के भीतर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की संख्या कितनी हो सकती है। वन। हाँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल की संख्या हमेशा 1 होगी, 1, ओनली 1। ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने इनफाइनाइट यूनिट सेल्स बनाए आपने, तो एक जो होगा वो उसमें प्रिमिटिव होगा और बाकी जितने होंगे वो सब के सब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होंगे। ठीक है ना। तो प्रिमिटिव सेल्स की संख्या हमेशा 1 होगी। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में तो केवल एक ही चीज पॉसिबल है ना। आपने छोटा नहीं कहा है, शब्द क्या यूज किया है आपने, आपने स्मॉलेस्ट कहा है, आपने स्मॉल नहीं कहा है। हाँ, आपने स्मॉल नहीं कहा, आपने प्रिमिटिव शब्द यूज किया, मतलब बेसिक। उससे छोटा आप संभव नहीं है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द बेसिक पार्टिकल, व्हाट वी कॉल द बेसिक पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ना एटम। क्यों? क्योंकि एटम से छोटा पार्टिकल संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो जब उस लेवल पे आप बात करेंगे तो जो बेसिक होगा उसी को प्रिमिटिव में लेके चलेंगे, बाकी सभी नॉन प्रिमिटिव हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस है। प्रिमिटिव की संख्या 1 होती है, नॉन प्रिमिटिव की संख्या जितनी मर्जी आप उतनी ले सकते हो। ठीक है। अब आपको 2 चीजें आपने अभी बताया था हमको कि एक सेल के भीतर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और आपने फिर बताया कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपने बताया। अब 2 चीजें आपको और भी कैलकुलेट की करनी है, जो मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूं। बस एक बार रिपीटिशन के लिए आपको बता दें कि उसमें साइज ऑफ एटम्स क्या होगा, मतलब जो एटम होंगे सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में और एफसीसी में, उनका साइज क्या होगा। ठीक है ना, एक ये निकालना है। दूसरा, उनका वॉल्यूम क्या होगा और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है, और उस आधार पे पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना, पैकिंग फ्रैक्शन को भी अपने को निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि रेशियो में होगा। तो पैकिंग मतलब कि अगर हम कहें 1/2, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 भाग में 1 भाग जो है वो फील्ड होगा, तो 50% इसका मतलब कि फीलिंग उसकी होगी। इसका मतलब अगर हमने कोई एक यहाँ पर सेल लिया है तो जो एटम्स होंगे उनकी वजह से इस सेल के भीतर 50% एरिया फिल्ड होगा और 50% एम्प्टी होगा। तो आपने इसको पढ़ा हुआ है कि सिंपल क्यूबिक में ये लगभग 53% के आसपास होता है,
बीसीसी के भीतर ये लगभग 68% होता है और एफसीसी में लगभग ये 70% होता है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन मतलब सबसे ज्यादा पैकिंग जो होती है एफसीसी की होती है। तो ये हम लोगों ने निकाला था। अब ये जो कुछ भी हम अभी स्टडी कर रहे हैं ये सबका सब जो है डायरेक्ट लैटिस में स्टडी हो रहा है। डायरेक्ट लैटिस, दिस इज कॉल्ड लैटिस और डायरेक्ट लैटिस और स्पेस लैटिस, ठीक है ना। ये दो तीन चीजें ध्यान में रहना चाहिए आपको कि जो ये शब्द है वो हम लोग एक जैसा यूज करते हैं। पहला कौन सा है, जिसको लैटिस कह रहे हैं, लैटिस, या फिर हम कहें इसी को स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस। सर स्पेस ग्रुप क्या होता है? बता रहे हैं स्पेस लैटिस। और तीसरा हमने कहा डायरेक्ट लैटिस, है ना, डायरेक्ट लैटिस। ये तीनों चीजें जो है ना ये एक ही नाम से आप समझिए इसको। लैटिस कहें तो वही चीज है, लैटिस चूंकि स्पेस में होती है तो वही चीज है, और इसी को डायरेक्ट लैटिस भी बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम अगली जो लैटिस पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि इसके उल्टे जो लैटिस होगी, इस लैटिस के रेसिप्रोकल जो लैटिस होगी उसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल लैटिस, है ना, रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल का मतलब समझते ही हैं कि अगर कोई नंबर x है तो इसका जो उल्टा होगा 1/x, इसको हम बोलेंगे कि इसका ये रेसिप्रोकल है, और फिर इसका रेसिप्रोकल x हो जाएगा। तो जो लैटिस हम अभी पढ़ रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ डायरेक्ट लैटिस का है, स्पेस लैटिस का है, या केवल लैटिस का है। इसके उल्टा जो लैटिस होगी, जो रेसिप्रोकल होगी, दैट वुड बी कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। और आप आगे चल के देखेंगे कि जो कुछ भी फिनोमिना सॉलिड स्टेट में होता है वो स्टडी हम रेसिप्रोकल लैटिस में करते हैं, और फिर उसको समझने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। मतलब कि पहले हम यहाँ स्टडी करते हैं इसमें, और इसका रेसिप्रोकल जब करते हैं तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1/x। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x। तो डायरेक्ट लैटिस मिल जाती है। ये तरीका फॉलो करेंगे। आपने पूछा हमसे कि जो है क्या क्वेश्चन पूछा था अभी आपने, स्पेस ग्रुप। हाँ स्पेस ग्रुप, हाँ ठीक है। एक उसमें क्वेश्चन आता है पॉइंट ग्रुप और स्पेस ग्रुप, ठीक है ना। पॉइंट ग्रुप और स्पेस ग्रुप के बारे में डिफरेंशिएशन आता है। तो पहले हम समझते हैं ग्रुप क्या होता है। बताओ आप में से कोई जने हमको ग्रुप को डिफाइन कीजिए, ग्रुप क्या होता है। ग्रुप क्या चीज होती है, ग्रुप पढ़ा है ना आपने, आपने अलजेब्रा में ग्रुप के बारे में पढ़ते हो। व्हाट इज अ ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन। ग्रुप इज अ कलेक्शन। यस सर। जैसे अभी आप अपने मॉडर्न अलजेब्रा की अबेलियन ग्रुप या केवल ग्रुप पढ़ते हो ना, तो ये ग्रुप जो होता है क्या चीज, ये है कलेक्शन। अब कलेक्शन किस चीज का है, तो कलेक्शन कुछ एलिमेंट्स का होगा। अब ये एलिमेंट्स कहां से आएंगे, एलिमेंट होंगे कहां के, तो जब हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हैं तो हम ये एलिमेंट लेते हैं जो कि जो ऑपरेशंस है इसके भीतर, जो एलिमेंट्स निकल के आते हैं। अब ये ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं लैटिस के ऊपर, बताइए। लैटिस को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो लैटिस को हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। लैटिस में हम लोग जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एक लैटिस पॉइंट यहाँ है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसका सकते हैं यहाँ से यहाँ, ये यहाँ चला आएगा, तो ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये लैटिस पॉइंट्स हैं, इन लैटिस पॉइंट्स को हम एक लाइन के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं तो रोटेशनल हो सकता है, ठीक है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये लैटिस पॉइंट जो बने हुए हैं, इन लैटिस पॉइंट्स को हम कोई एक लाइन खींच दें जो एक पॉइंट से जाती हो, और उसके अबाउट हम इसका रिफ्लेक्शन देखें। जैसे मान लीजिए कि अब ए है,
ई का रिफ्लेक्शन मिरर में देखोगे तो इधर क्या दिखेगा? ए ए दिखेगा, ठीक है ना? ए का ए ही दिखेगा। एच का क्या दिखेगा? एच दिखेगा। एच दिखेगा। बताओ बी का क्या दिखेगा? सर उल्टा भी दिखेगा। सर नॉन सिमेट्री है, तो सिमेट्री नहीं है। मतलब कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर की सिमेट्री फॉलो होगी और Yes. कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां सिमेट्री फॉलो नहीं होगी। जैसे आप ई का देखोगे तो ई की सिमेट्री है कि नहीं? नो सर। नो सर, ये नहीं है। नहीं है, ई की है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। एक्स की? है सर। है सर। डब्ल्यू की? नहीं यस सर। सर, यस सर, यस सर है। पी पी कैसे दिखेगा? नहीं है, है, ये की नहीं दिखेगी। पी कैसा दिखता है? क्यू की तरह दिखता है ना? यस सर, मतलब नहीं दिखेगा। लेकिन ओ की सिमेट्री है। सिमेट्री होती है। तो कल मैंने जैसे डिस्कस किया था कि एक क्रिस्टल के भीतर जो चीजें होती हैं उसमें कौन कौन से 3 एलिमेंट उसमें होने जरूरी हैं। पहली चीज कि वो पीरियोडिक होता है, सिमेट्री, दूसरा वो रेगुलर होता है और तीसरा क्या होता है? सिमेट्री। तो जिसमें सिमेट्री नहीं होगी वो क्या नहीं होगा? क्रिस्टल सर, क्रिस्टल नहीं होगा। बिल्कुल, वो क्रिस्टल होगा ही नहीं। वो क्रिस्टल ही नहीं होगा। अगर सिमेट्री नहीं है तो क्रिस्टल नहीं होगा। तो पहले समझ में आ गया। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, जिसमें कि हमने ट्रांसलेशनल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रोटेशनल वेक्टर थीटा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, या हो सकता है कि हम ट्रांसलेशन करें उसके बाद रोटेट करें। मतलब किसी चीज को यहाँ से यहाँ ले जाएं और उसके बाद उसको रोटेट करने लगे। हो सकता है कि हम उसको रोटेट करें पहले और रोटेट करने के बाद हम फिर उसको एक मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन देखें। तो ये हर चीज क्या होगी कि एक नई चीज बन के आएगी। पहले आप मान लो कि रोटेट कर देते हो फिर रिफ्लेक्शन देखते हो। अब रोटेशन के बाद अगर रिफ्लेक्शन देखें तो क्या एक नया पॉइंट मिलेगा? वो लेटिस पॉइंट होगा। अगर है तो इसका मतलब कि उसको ये